नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 7 अगस्त है। ये बहुत ही डिसाइसिव मंथ है जिसमें कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हम लोग देख भी रहे हैं। कुछ लोग तो परेशान बहुत ज़्यादा होंगे, मैं समझ सकता हूं, बट कुछ अपडेट आए हुए हैं। ज़्यादातर अपडेट तो ऐसा है जिसमें कि दीर्घकालिक अवधि के लिए आप बने रहिए, ऐसा मैसेज है। कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है इकोसिस्टम, बार बार निरंतर प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों को संदेश भी दे रहा है जो इकोसिस्टम के ट्रस्ट इकोसिस्टम में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है। कुछ स्पेकुलेशन से संबंधित बातें हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ एक्टिविटी है जो कि आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डालने वाला है LGNS और आपके प्रोटोकॉल पे। ग्रोथ इंजन की बात भी की गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उस मैसेज को आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो मैं लास्ट में कवर करूँगा 1-2 मैसेज के बाद। वो ग्रोथ इंजन का 8 पैरामीटर है जो एक्टिवेट हो रहा है, तैयार हो चुका है और धीरे धीरे वो फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा कुछ दिनों में, ऐसी संभावना बताई गई है। तो उसको समझने की आवश्यकता है, खास करके उसको वो लोग समझ पाएंगे जो लोग कि इकोसिस्टम पे ट्रस्ट रख रहे हैं या लंबे समय के लिए अपने आप को पार्टिसिपेटेड बनाए हुए हैं इकोसिस्टम के साथ। और उसके बाद फिर हम लोग एक बार मार्केट देखेंगे कि मार्केट की क्या स्थिति है और फिर अपना निष्कर्ष निकालेंगे और विवरण मतलब अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा हूं, जिसमें कि ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी बाजार के संबंधित जो भी डिस्कशंस होती हैं वो हम करते हैं। मेरे किसी भी वीडियो को आप निवेश का सलाह ना माने, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ और अपना डिसीजन, अपना निर्णय कभी भी किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले खुद का एपेटाइट क्या है उसके हिसाब से करना चाहिए। चलिए अपडेट देखते हैं। अपडेट में मुख्य रूप से जो अपडेट आया है वो ओरिजिन हब वाले चैनल पे आया है, जिसको कि हम लोग समझेंगे। इसमें एक अपडेट आया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है एंकर्ड टू द फाइनल डेस्टिनेशन। इसमें यही बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे इकोसिस्टम में तो आप लाभान्वित होंगे। तो ये मैसेज तो बार बार आ रहा है, बट ये प्रोटोकॉल है अपना कि जो भी मैसेज आते हैं उसको मैं सही आसान शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ, यही मेरा भी उद्देश्य है। फिर उसके बाद है सेटरिंग द इल्यूजन रिटर्न इनटू द एनल्स ऑफ टाइम। तो समय के साथ हम लोगों को क्या किस तरीके से काम करने की आवश्यकता है इसके बारे में बताया गया है। थ्रू द डार्केस्ट आवर, बुरे समय में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस समय में सच्चे जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं उन लोगों की क्या मानसिकता है उसको भी समझाने की कोशिश की गई है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, और उसके बाद मैं जो ग्रोथ इंजन की बात किया हूँ उसको डिकोड करूंगा और उस पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट कि हम लोगों को पता चले कि किस किस ग्रोथ इंजन को मतलब इम्प्लीमेंट करके ये अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। चलिए विश्लेषण पर चलते हैं। तो कुछ मैसेज ऐसे होंगे जो कि रिपीटेडली आ रहा है, तो उसको मैं शॉर्टकट में ही बात करके आगे बढ़ेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है उस पर समय दूंगा मैं। दीर्घकालिक विश्वास और LGNS होल्डिंग पर जोर देने के लिए ये मैसेज दिया गया है, जो कि आप लोगों को बार बार बताया गया है कि बाज़ार के शोर को नज़रअंदाज करना है हम लोगों को। और बाज़ार में अफवाहें, अभी बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं, तो वहाँ पे फड का एक माहौल बन जाता है जिसमें कि फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट्स होते हैं, पैदा होते हैं। तो उस समय में बाज़ार में उतार चढ़ाव सामान्य है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है ये मैसेज। और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इकोसिस्टम के दीर्घकालिक विकास पर ध्यान देना है आपको, कि इकोसिस्टम में डेवलपमेंट जो हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, खास करके ऐसे समय में जब मूल्य आपका कम हो रहा है आपके एक टोकन का। पोस्ट में दावा किया गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इकोसिस्टम की दीर्घकालिक योजना अल्पकालिक घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये एम्फेसाइज करता है, लोगों को बताता है कि जो इनकी दीर्घकालिक योजना है, लंबे समय का जो इनका स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं उसको देखें। वो आपके अल्पकालिक घटना के रूप में प्राइस, मूल्य को कम जो होना है उसको बताया गया है। तो उस घटना से अधिक महत्वपूर्ण है कि इकोसिस्टम में डेवलपमेंट क्या हो रहा है। संदेश ये बताने की कोशिश कर रहा है कि LGNS को सुरक्षित रखें, अल्पकालिक मूल्य गिरावट के कारण जल्दीबाजी में बेचने से बचें। यदि वे इकोसिस्टम में बने रहना चाहते हैं तो अपनी दीर्घकालिक रणनीति के अनुसार स्टेकिंग की भागीदारी जारी रखें। ट्रस्ट पर जोर दिया गया है।
तो ये मैसेज, इस तरीके के मैसेज पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, जब से हम लोगों को ज़्यादा विशेष करके जब $5-6 से इसका प्राइस अचानक से $2-3 के आसपास, और अब तो बिल्कुल $1 के आसपास आने वाला है, तो ये मैसेज आ रहा है। चलिए आगे दूसरे मैसेज को देखते हैं, जिसमें बताने की कोशिश किया गया है कि ये जो समय है इसको एक अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है ये मैसेज, जिसमें कि बताया गया है कि अवसर को ना चूकें और दीर्घकालिक भागीदारी पर जोर दें। तो छोटे समय के लिए आप अगर अल्पकाल के लिए उम्मीद करते हैं तो वो तो बिल्कुल फलीभूत नहीं हो रहा है, लोगों को नुकसान ही दिख रहा है। बट दीर्घकाल में जो विश्वास और धैर्य के साथ होल्ड करेंगे उनको हो सकता है कि बेनिफिट मिल जाए। जैसे कि बिटकॉइन में भी बताया है उदाहरण के तौर पर कि बिटकॉइन भी जब इनिशियल स्टेज पे आया था तो लोगों को यकीन नहीं होता था, लोगों को लगता था ये क्या है। बट उस समय जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, आज उनका जीवन का दशा कुछ और है। अतीत के पछतावे से सीख लेने का संदेश बताया गया है। बहुत से लोग बाद में पछताते हैं कि उन्होंने बिटकॉइन जैसे शुरुआती अवसरों का लाभ नहीं उठाया। इसी तरह वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में अवसर बताया जा रहा है LGNS को, तो वर्तमान अवसरों को भी केवल अल्पकालिक बाजार गिरावट देखकर नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे बिटकॉइन में भी लोगों ने इनिशियल लेवल पे पार्टिसिपेट किया होगा और फिर से वो बिल्कुल धरातल पे आ गया था बिटकॉइन का प्राइस, वो तो अभी 2014-15 के बाद से उसमें ग्रोथ दिखना शुरू हुआ, बट बिटकॉइन तो 2009 से है। तो 9 से लेके 14-15 तक के क्रम में भी बहुत लोग आए होंगे, बहुत लोग निकले होंगे, बहुत लोग होल्ड कर पाए, बहुत लोग नहीं, बहुत कम लोग होल्ड कर पाए होंगे, और उनकी स्थिति क्या है अभी आप जानते हैं। तब जबकि बिटकॉइन अभी भी ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के आसपास ड्रॉ डाउन पे है, बट फिर भी उनको अच्छा मूल्य मिल रहा है। तो वो कैसे संभव हो पाया? जब उन्होंने अवसर को पकड़ा और लंबे समय तक बने रहे ट्रस्ट करके। पोस्ट का तर्क है कि बाजार में, ये जो पोस्ट है इसका तर्क है कि बाजार के कठिन दौर में ही दीर्घकालिक प्रतिभागियों की परीक्षा होती है। तो अभी भी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। बाजार गिरावट पर दृष्टिकोण, जो बाजार की गिरावट है उस पर क्या दृष्टिकोण है? तो वर्तमान बाजार कमजोरी को इकोसिस्टम की फिल्टरिंग प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अभी जो गिरावट है इसको शायद ये कह तो रहा है कि ग्रेट फिल्टर वाला जो प्रोसेस है वो एक्टिवेटेड है, इसलिए बहुत सारे लोग निकल रहे हैं ना, तभी तो प्राइस कम हो रहा है। जो लोग सेल करके निकल रहे हैं प्राइस कम हो रहा है। तो दावा किया गया है कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराने वाले प्रतिभागी, ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो कि प्राइस कम होने पर घबराते हैं और निकल जाते हैं बाहर, जबकि दीर्घकालिक प्रतिभागी बने रहते हैं। तो दीर्घकालिक प्रतिभागी तो बने रहेंगे, क्योंकि आप अपने डैशबोर्ड पर देखिए 360 डेज वाले प्रोग्राम को ही अगर आप देखेंगे तो लाख लाख, 10-10 लाख, करोड़ करोड़ LGNS की स्टेकिंग हो रही है सिस्टम में, जो कि हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो हम लोगों को प्राइस दिख रहा है। तो लोगों का ये परसेप्शन बनता है, जो कि स्वाभाविक है, कि यार इतना पार्टिसिपेशन हो रहा है बट फिर भी प्राइस क्यों कम हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जब इनिशियल स्टेज था, ओरिजिन वाला स्टेज था, फेज 1, जहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ, तो वहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट किए उन सब लोगों से आप पूछेंगे, एक सर्वे भी करें आप अपनी टीम का, तो आपको पता चलेगा कि 90-95% लोग इस दृष्टिकोण से आए थे कि हमें इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ समय में पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। बट कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि ये बताएंगे कि हाँ, मैं इकोसिस्टम के निर्माण के भागीदारी के रूप में अपने आप को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाया है। तो ऐसे लोग कम होंगे। प्रतिभागियों के लिए संदेश ये दिया गया है कि बाहरी अफवाहों से प्रभावित नहीं हों, LGNS एसेट को सुरक्षित रखें। यदि वे इकोसिस्टम में भाग लेना चाहते हैं तो दीर्घकालिक स्टेकिंग और ऑन चेन गतिविधि पे ध्यान दें। तो जो आपके ऑन चेन डेटा जो दिखा रहा है उसको देखिए आप, और तब अपना निर्णय लीजिए कि क्या हो रहा है इकोसिस्टम में। अल्पकालिक लाभ के लिए जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत कम समय में लाभ लेने के चक्कर में आप जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना लें, चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखिए, तभी आप सफल हो पाएंगे यहाँ पे, और लंबे समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्रिप्टो नहीं है उन लोगों के लिए जिनके पास की पेशेंस नहीं है या ट्रस्ट या समझ नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य ये बताया गया है, इस पोस्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियन वैल्यूएशन का ये प्रोजेक्ट है। इटर्नल स्टेज में हम लोगों को जाना है, डिफ्लेशनरी ब्लैक होल का प्रक्रिया है इसमें। ट्रस्ट इज़ द ओनली पासपोर्ट टू इटर्निटी, और ट्रस्ट होगा तभी आप इटर्निटी फेज में जा पाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कम्प्लीटली नहीं होगा तब तक हम नहीं जा सकते हैं इटर्नल फेज में। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और उसके बाद फिर अपना निर्णय लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा।
या इतने ही जितनी कैपेसिटी है उतनी ही अपने कैपेसिटी से ज़्यादा से आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लूज़ करेंगे। एक मैसेज और बताया गया है कि कठिन समय, धैर्य और दीर्घकालिक सोच पर संदेश दिया गया है। इस मैसेज के अनुसार घोषणा में ओरिजिन न्यूज़ का संदेश ये है कि किसी भी बड़े इकोसिस्टम का विकास जो होता है वो चुनौतियों, अनिश्चितता और लंबी प्रतीक्षा के दौर से होकर गुजरता है, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं। हालांकि लंबी अवधि तो नहीं हुई है, ये 2 साल को लंबी अवधि नहीं कहा जाता है, लेकिन हाँ, प्रतीक्षा तो करना पड़ेगा। प्रतिभागियों के भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है। कठिन समय विकास का हिस्सा है, तो ऐसा फेज जिसको कि हम लोग, बहुत सारे लोग कठिन समय मान रहे हैं, लोग तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है, तो ये विकास का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में बाजार की अस्थिरता, आलोचना और अनिश्चितता आ सकती है। आप किसी भी टोकन को, आप जिस टोकन को या क्वाइन को जानते हैं, चाहे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, आप देखिए बीएनबी हो गया, तो पोल की स्थिति देख लीजिए कि वो बाज़ार में अनिश्चितता आती है, उसके लिए वो स्वाभाविक है, और उसके बाद बहुत सारे लोग निकलते हैं, प्राइस बिल्कुल ड्रॉ डाउन दिखाता है, और उसके बाद जब बाज़ार की स्थिति ठीक होती है तब वो फिर आगे बढ़ता है। ऐसे समय में नकारात्मक भावनाएं आना स्वाभाविक है। आपका इकोसिस्टम भी मानता है कि ज़्यादा लोग अभी क्या होगा, नकारात्मक भावनाओं से पीड़ित होंगे, मतलब उन लोगों को निगेटिविटी फैलेगा, ये स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों को दीर्घकालिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। तो ऐसी जो परिस्थिति बनी हुई है, ये दीर्घकालिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। मतलब लंबे अवधि में जो डेवलपमेंट होगा, तो उस प्रोसेस का ये हिस्सा है ये स्थिति जो बनी हुई है। सबसे बड़ा जोखिम क्या है? सबसे बड़ा जोखिम अस्थायी कठिनाई नहीं है। जो अभी परेशानी है वो अस्थायी है, ये बताया गया है, लेकिन वो सबसे बड़ा जोखिम नहीं है, बल्कि संभावित बदलाव से ठीक पहले, मतलब जो आगे आने वाला डेवलपमेंट है उससे ठीक पहले केवल भावनाओं के कारण परियोजना छोड़ देना है। तो अभी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं सिर्फ इस दबाव में कि उनको लग रहा है कि ये ऐसी कठिनाई का समय है जो कि अस्थायी है सिस्टम के अनुसार से, और लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वो जोखिम है, सबसे बड़ा जोखिम है। कुछ लोग दबाव में आकर बीच में ही बाहर निकल जा रहे हैं। कुछ लोग सीखते रहते हैं, परियोजना को समझते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं अभी इकोसिस्टम में, जो कि सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको समझते हैं, प्रोजेक्ट को समझते हैं, उसके लॉजिक को समझते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके पास में होल्डिंग कैपेसिटी अगर होगी तभी ये चीज़ें वो कर सकते हैं। सफलता और असफलता की तुलना को समझाने की कोशिश की गई है कि ओरिजिन निम्न अंतर बताता है, मतलब सफल प्रतिभागी और असफल प्रतिभागी में अंतर बताया है। तो सफल तो वही होंगे जो कि दीर्घकालिक लक्ष्य रखते हैं, बाजार के शोर के बीच भी स्वयं अध्ययन करते हैं। तो अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, आप डीप डाइविंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ऊपरी हिस्सा जो आपको दिखता है, जो कि मूल्य है, वही उसी से हम प्रभावित होंगे। परियोजना की संरचना और तंत्र को, जो भी मैकेनिज्म है, उसको समझने का प्रयास करते हैं और कठिन समय को सीखने का अवसर मानते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सीखने का, क्योंकि मैं बिल्कुल कभी भी अपनी जो मतलब कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कभी भी पार्टिसिपेट करता ही नहीं हूँ मैं किसी भी एसेट क्लास में, क्योंकि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, तो इन चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी के कहने पे पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि कम समय में बहुत ज़्यादा गेन कर लेंगे। उसके अलावा जो भी पार्ट होता है, जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या लॉजिक है, उसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बताया भी नहीं जाता है लोगों को। असफल प्रतिभागी कौन होते हैं? तो अल्पकालिक भावनाओं के आधार पर जो लोग निर्णय ले लेते हैं, असुविधा से तुरंत बाहर निकल जाना चाहते हैं, मतलब पेशेंस तो होता नहीं है ना, क्योंकि परेशानी होती है, और दबाव के कारण अपनी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, चाहे वो स्टेकिंग की स्ट्रेटजी है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कम प्राइस है तो मुझे क्या करना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, मतलब कि कम मूल्य है तो थोड़े फंड से मैं पार्टिसिपेट करूं। और अगर किसी ने बहुत अधिक मूल्य, अधिक वैल्यू के साथ में पार्टिसिपेट किया है, तो वो SWP, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, उसके माध्यम से आप अपने रिस्क को कम कीजिए। देखिए, इसको समझते हैं। अगर आप H बनाते हैं, H, तो H में क्या होता है, 2 डंडी है, एक लेफ्ट साइड को, एक राइट साइड को। समझिएगा इस बात को, मैं
चित्र बनाकर अपने टीम में समझाया हूँ लोगों को। तो जो राइट साइड वाली डंडी है ना, उसमें आपका टॉप पे होता है निवेश का वैल्यू और नीचे क्या होता है आपका रिस्क, और लेफ्ट साइड में क्या होता है कि आपका ऊपर होता है मतलब प्रॉफिट और नीचे होता है कम प्रॉफिट जो अभी के समय में आ रहा है। तो आपको अपना रिस्क की वैल्यू जो है पार्टिसिपेशन वैल्यू उसको मिनिमाइज करना है और अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे ऊपर करना है, और तब जाकर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आते हैं। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आते हैं जिसको साम्य बिंदु कहते हैं, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो का निर्धारण कर पाते हैं। तब तक तो आपको समय देना पड़ेगा, या तो आप मूल्य दीजिए मतलब ज़्यादा टोकन ज़्यादा पैसे से पार्टिसिपेट कीजिए और होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, या फिर अपने पोर्टफोलियो का निर्माण निरंतर छोटे 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 वैल्यू से करते रहिए, गुल्लक बढ़िए अपना। बट ये सारी चीज़ें हैं, सीखने की चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ा सेशन हो सकता है, लेकिन मैं कम समय के कारण इन चीज़ों पर नहीं बात करता हूँ। सच्चा विश्वास क्या है, इस पोस्ट की एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें कहा गया है कि ओरिजिन ब्लाइंड बिलीफ को प्रोत्साहित नहीं करता है। जो लोग भी मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लिए उसको प्रोत्साहित नहीं करता है आपका इकोसिस्टम। लगातार सीखने के लिए बात कहता है, स्वतंत्र सोच की बात करता है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है आप उसको सोचिए, उस पर तर्क पे काम कीजिए। आप जोखिम की समझ होनी चाहिए, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है आपके पोर्टफोलियो का, उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तो परेशान रहेंगे। और दीर्घकालिक अवलोकन कहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन क्या है, इकोसिस्टम का विजन क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। सो इन सभी चीज़ों को जब तक इन चीज़ों से हम वंचित रहेंगे हम परेशान रहेंगे और हमारा पोर्टफोलियो कभी भी प्रॉफिट में नहीं दिखेगा हम लोगों को। संतुलित दृष्टिकोण रखिए और दीर्घकालिक सोच रखिए, शोध करते रहिए, आप लोग अपना रिसर्च कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप इकोसिस्टम से लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको इकोसिस्टम के फंडामेंटल्स को समझने की आवश्यकता है। अगर आपको इकोसिस्टम फंडामेंटली कमज़ोर लगता है तो क्यों ऐसे इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। भावनाओं के बजाय तथ्यों पर निर्णय लीजिए, जो फैक्ट है उस पर निर्णय लीजिए। ब्लॉकचेन डाटा क्या कह रहा है, मैकेनिज्म क्या करता है उसको समझिए और जोखिम को भी समझिए। तो इन चीज़ों को जब तक आप आकलन का नहीं करेंगे तब तक आपको पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। बट अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन सभी चीज़ों का निर्णय, इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद निर्णय लेते हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप कम से कम परेशानी से बच जाएंगे। लाभ और नुकसान ये समय तय करता है, कम्युनिटी तय करता है, ये आप नहीं तय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पोर्टफोलियो पे है ना कि बाजार पे है। बाजार पर नियंत्रण आपका और मेरा नहीं हो सकता है। बाजार पर नियंत्रण पूरी कम्युनिटी का, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटिमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको मतलब मॉनिटर करती है और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दीर्घकालिक सोच, स्वतंत्र निर्णय और धैर्य। ये चीज़ तो बताने की कोशिश किया गया है, जिसको सबसे पहले ये बताया है कि स्वयं से पूछने वाले प्रश्न, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपका ध्यान केवल अल्पकालिक कीमत पर है या इकोसिस्टम के दीर्घकालिक विकास पे। बात करते हैं अपने आप से, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आप किस ऑब्जेक्टिव से इकोसिस्टम में आए। मैं बार बार कहता हूँ ना, क्यों आए आप। अभी भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या ये सही समय है पार्टिसिपेट करने का। तो मैं पूछता हूँ क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, या आपका विज़न क्या है, या आप सिस्टम के बारे में क्या जानते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो अनलेस अनटिल आप अपना पर्सपेक्टिव को नहीं जानते हैं, आपका अपना पूरा विज़न क्या है नहीं जानते हैं, तो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये, आप ट्रेडिंग भी अगर बहुत लोग करते हैं तो किसी भी ट्रेड को लेने के पीछे लॉजिक क्या है, आपको जब तक वो लॉजिक नहीं पता होगा आप ट्रेड में भी नुकसान करेंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, तो आप उनको समझिए। क्या आपके निर्णय दूसरों की राय से प्रभावित है, क्या आपका निर्णय दूसरों के राय से प्रभावित है, आ गया ना, या आपके स्वयं के अध्ययन पर आधारित है। बताइए, पूछिए अपने आप से कि आपने पार्टिसिपेट करने के पहले क्या अध्ययन किया था, या सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया उससे प्रभावित होकर आप पार्टिसिपेट कर गए। क्या आप केवल तात्कालिक मानसिक राहत चाहते हैं, क्या सिर्फ आप चाहते हैं कि बस 1-2 महीने में मुझे मेरा पोर्टफोलियो बढ़िया दिखे, और या जब से मैं पार्टिसिपेट किया उसी समय से प्राइस ऊपर चला जाए। तो क्या ये मानसिकता है, या दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, या आपका विज़न है, कुछ पर्पस है, उसको अचीव करना चाहते हैं। तो ये आप अपने आप से प्रश्न से पूछिए अपने आप से। परिपक्व प्रतिभागी क्या कैसे सोचते हैं, तो ये गाइडेंस है एक तरीके से, खास करके अभी आने वाले नए लोगों के लिए भी है ये चीज़
कि दबाव को स्वीकार करते हैं। पोस्ट के अनुसार जो जिम्मेदार प्रतिभागी होते हैं, जो सेंसिबल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेच्योर पार्टिसिपेंट्स का ये लक्षण है कि दबाव को स्वीकार करते हैं लेकिन उसे अपने निर्णय नियंत्रित नहीं करने देते। मतलब जो प्रेशर होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसे प्रभावित होकर अपना निर्णय नहीं लेते हैं। परियोजना के कार्य प्रणाली जो मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आधिकारिक जानकारी का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे जानकारी आते हैं, बहुत सारे जूम सेशंस होते हैं, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उनकी जानकारी, उनसे जो इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं उस पर अध्ययन भी तो करना चाहिए ना, कि हमने कुछ भी सुन लिया किसी के कहने पे और निर्णय ले लिया कि चलो यार मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो वो हमारा तो तरीका कैसा है वो आप समझ सकते हैं। जोखिम का जो रिस्क है उसका यथार्थ मूल्यांकन करते हैं, उसका रीजनिंग कीजिए, उसका रियल जो वैल्यूएशन है उसको निकालिए, तब पता चलेगा कि आपका रिस्क कितना है और उसके बदले आपको रिवार्ड कितना मिलता है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को समझिए। अपने वित्तीय क्षमता के अनुसार रणनीति बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? जो परिपक्व प्रतिभागी हैं वो बनाते हैं। अपने निर्णय की जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं। तो आपने जो निर्णय लिया है उसकी जिम्मेवारी लीजिए। तो जो भी मेच्योर पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के पार्टिसिपेट करते हैं। समय क्या तय करेगा? कौन लोग कठिन समय में जल्दी बाहर निकल गए और कौन लोग अध्ययन, धैर्य और अनुशासन के साथ बने रहे, तो ये समय बताएगा। तो इन चीज़ों से हम लोगों को ध्यान में रखना है। और पोस्ट का तर्क ये है कि कई लोग अवसर की कमी से नहीं, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन क्या है, डर, संदेह और भावनात्मक निर्णय के कारण हम असफल हो जाते हैं। तो उसके बाद हम उस अपॉर्चुनिटी को ब्लेम करने लगते हैं। तो इस बात को भी बड़ा अच्छा पॉइंट है वैसे, कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, उसी अपॉर्चुनिटी से ना सर कुछ लोग कमा लेते हैं, बट उसी अपॉर्चुनिटी में बहुत लोग डर, संदेह और भावनात्मक निर्णय लेते हैं जिसमें कि असफल हो जाते हैं। क्लास में देखिए ना सर, हमने पढ़ाई की बचपन में ना, क्लास में टीचर वही है, क्लासरूम वही है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि सफल होते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, बट माध्यम तो एक ही है ना। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं और उससे अवसर के रूप में उसको बदल लेते हैं, तब आप सफल हो पाते हैं। सफल प्रतिभागियों की विशेषताएं क्या है? कठिन समय में भी तर्क संगत रहते हैं। जो प्रॉब्लम वाला सिचुएशन होता है, जैसे अभी आपके इकोसिस्टम में बहुत लोगों को प्रॉब्लम लग रही है, तो उसमें तर्क संगत रहते हैं। आप तर्क देखिए, लॉजिक देखिए कि क्या हो रहा है, और संदेह होने पर फिर से सीखते और जांचते हैं। संदेह हो रहा है ना, आप फिर से सीखिए, जांचिए, निरंतर इस चीज़ का मतलब चेकिंग होते रहनी चाहिए। जोखिम को समझिए, स्वतंत्र निर्णय लीजिए। इकोसिस्टम का मूल्य कैसे बनेगा? तो इकोसिस्टम का मूल्य तो तभी बनेगा ना जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं, ये पता करना पड़ेगा आपको। अगर आपके इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, आपका वास्तविक उपयोग, मतलब यूज केस है या नहीं है, या आपका इकोसिस्टम यूज केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यूज केस हम लोगों को दिख रहा है, अब अलग अलग प्रोडक्ट तो आ ही रहे हैं। कल परसों 2-3 दिन पहले मैंने बताया था गेमीफाई वाले प्रोजेक्ट की, जिसमें कि फन लॉन्जीनस वाला जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी बीटा टेस्टिंग संभवतः स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ से यूज केस LGNS का डेवलप होगा। और दूसरा यूज केस जो आप लोगों को पता है A और फिर ANB, तो LGNS के माध्यम से ही तो आप आगे बढ़ेंगे। तो उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है, बार बार उसको रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, किसी के कहने पर मत मानिए। वास्तविक मांग, जेन्युइन डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो कुछ समय में प्रोजेक्ट आते हैं चले जाते हैं, बट यूज केस आपका डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका जो आर्थिक मॉडल है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, आपको ये भी पता करना पड़ेगा। ट्रेजरी की ऑडिट हो चुकी है, आर्मर ने किया है, बट आप भी देखिए ट्रेजरी में वैल्यू है भी या नहीं है, हवा में बातें तो नहीं हो रही हैं। ठोस कितना है, फंडामेंटली मजबूती कितनी है आपके इकोसिस्टम की, उसका भी तो आपको आकलन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जब देखेंगे तभी तो आपका मूल्य बढ़ेगा। और मूल्य बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो अल्पकाल में तो हम लोगों को दिख रहा है कि मूल्य कम हो रहा है, बट बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ फंडामेंटली आपका इकोसिस्टम कैसा है, मजबूत है या कमज़ोर है। चलिए, बहुत सारी डिटेल है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि LGNS और अनुबिस चेन के 8 ग्रोथ इंजन्स हैं। ग्रोथ इंजन जो है इस इकोसिस्टम का, वो 8 ग्रोथ इंजन्स हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा तब आपको क्लियर होगी चीज़ें।
एलजीएनएस और अनुबिस चेन का दीर्घकालिक मूल्य केवल वर्तमान कीमत पर नहीं, जो अभी का प्राइस है एलजीएनएस का, वो इसका दीर्घकालिक मूल्य नहीं है, बल्कि भविष्य में सक्रिय होने वाले कई तंत्र, तो फ्यूचर में बहुत सारे एक्टिवेट होने वाले हैं मैकेनिज्म, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें संभावित 8 ग्रोथ इंजन है जिसका उल्लेख किया गया है। पहला ग्रोथ इंजन क्या है? पब्लिक चेन टर्बो मैकेनिज्म, मतलब कि नए पूंजीगण, इसे नए पूंजी प्रवाह, मतलब जो आपके कैपिटल का फ्लो है उसको उसका संभावित प्रवेश द्वार बताया गया है। मतलब जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल का इनफ्लो नहीं होगा, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमारा इकोसिस्टम बैठ जाएगा। तो पब्लिक चेन टर्बो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है। उद्देश्य एक बार की कीमत बढ़ाना नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ एक बार कीमत बढ़ा दिया, पंप कर दिया, वो नहीं है, बल्कि लगातार लिक्विडिटी लाना बताया गया है। और लगातार आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, ताकि तभी तो पार्टिसिपेट करेंगे लोग। लिक्विडिटी ट्रेड करने के लिए अगर लिक्विडिटी ही नहीं होगी आपके प्रोटोकॉल में, तो लोग आएंगे नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ना। तो उस चीज़ के लिए ये बेस पे काम कर रहा है, पब्लिक चेन टर्बो मैकेनिज्म पे। दूसरा है GLGNS और WBO कन्वर्जन चैनल। WBO क्या है मालूम है? वर्ल्ड ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है। तो GLGNS और WBO वर्ल्ड ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्जन चैनल पे डेवलपमेंट हो रहा है। भविष्य में GLGNS और WBO में एक के बीच रूपांतरण, कन्वर्जन की संभावना बताई जा रही है। इससे इकोसिस्टम के विभिन्न हिस्सों के पूंजी बाजार का प्रवाह आसान हो सकता है। तो कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोगों का, अगर आपके पास में वर्ल्ड ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो हम लोगों को नहीं दिख रही है ना, हमें तो प्राइस दिख रहा है, बट ये बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। प्राइस प्रोटेक्शन फंड ये इम्प्लीमेंट हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड है। जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो वो बाइंग शुरू हो जाती है वहाँ पे। समुदाय में चर्चा किए गए प्रोटेक्शन फंड का उल्लेख है। दावा है कि इसे भविष्य में विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाएगा, तो जैसे कंडीशंस होंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। ANB नेटिव टोकन के बारे में भी चर्चा की गई है कि ANB अभी तक आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं हुआ है। लोग बातें कर रहे हैं कि क्या होगा, बहुत लोगों को जानकारी हो सकता है कि होगी, बट अभी आधिकारिक रूप से तो जारी नहीं हुआ है। यदि भविष्य में इसकी टोकोनॉमिक्स LGNS बर्न से जुड़ती है, जो कि संभावना है, तो LGNS की आपूर्ति कम हो जाएगी, तो LGNS का सप्लाई ही तो मतलब स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। डाउ गवर्नेंस और नोड इलेक्शंस, भविष्य में गवर्नेंस और नोड सिस्टम आने पर LGNS लॉक करने की आवश्यकता होगी। तो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होगा जहाँ पे कि आप LGNS को लॉक करेंगे। इससे अधिक LGNS लंबे समय के लिए लॉक हो सकते हैं, जैसे अभी लोग कर रहे हैं ना, 360, 600 और जेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ILO में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से और भी मैकेनिज्म डेवलप होगा जिसमें कि आप लोग जो भी बड़े लेवल पे डाउ गवर्नेंस और नोड इलेक्शंस में भाग लेंगे, वो लोग लंबे अवधि के लिए LGNS को और लॉक करेंगे। इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स आएंगे बहुत सारे। यदि नए प्रोजेक्ट्स को अनुबिस चेन में शामिल होने से पहले हो रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मैट्रिक्स में दिखाया गया है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके इकोसिस्टम पे। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके प्रोटोकॉल पे हमसे ज़्यादा विश्वास उनको है और हमसे ज़्यादा समझ भी उनको है, तो वो आ रहे हैं आपके इकोसिस्टम में। LGNS स्टेक या लॉक करना पड़े, तो ऐसा जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे वहाँ पे LGNS को स्टेक करना पड़ेगा या लॉक करना पड़ेगा, तो अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में स्कार्सिटी फिर पैदा होगी। स्टेबल कॉइन A की भी चर्चा की गई है। 7वां इंजन ये है कि यदि स्टेबल कॉइन A बनाने के लिए LGNS बर्न करना आवश्यक हो, तो स्टेबल कॉइन का उपयोग LGNS की सप्लाई को कम करने का माध्यम बन जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इन सभी ग्रोथ इंजन पे काम चल रहा है। रेवेन्यू बायबैक एंड बर्न, ये भी कभी कभी एक्टिवेट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इकोसिस्टम, इसका क्या है चक्र, इकोसिस्टम रेवेन्यू जनरेट करता है, LGNS बायबैक हो जाता है और परमानेंटली बर्न हो जाता है। तो यदि यह मॉडल वास्तव में लागू होता है तो दीर्घकालिक डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म बन जाता है। तो संदेश ये है कि ये 8 में से अधिकांश तंत्र अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए हैं, बट ये सारे जो तंत्र हैं, ये सारे मैकेनिज्म हैं, इससे हम अवगत जरूर हैं, बट ये सक्रिय फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं हैं। ये पारदर्शी तरीके से लागू होते हैं और ये ट्रांसपेरेंटली लागू होंगे। LGNS तब क्या होगा कि LGNS का मूल्य केवल ट्रेडिंग पर नहीं, बल्कि यूटिलिटी, लॉकिंग, बर्निंग और इकोसिस्टम ग्रोथ पर आधारित हो सकता है। सो इन चीज़ों को भी समझिए।
प्लान्स आर नॉट रिजल्ट। ये जो प्लान है इसमें बहुत चीज़ को बताया गया है कि इसको हमें जांच करने की आवश्यकता है कि प्लान्स आर नॉट रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट रिप्लेस वेरिफिकेशन। तो हमें अपना वेरिफिकेशन करते रहना है, इन चीज़ों की सही जानकारी लेते रहनी है, तब अपना निर्णय लेना है। सो ये था आज का मैसेज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके ऑन चेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बर्न रिकॉर्ड क्या है, टोटल वैल्यू लॉक्ड क्या है, उपयोगिता क्या है, वास्तविक राजस्व क्या है, ट्रेजरी क्या है, स्वतंत्र ऑडिट क्या है, इन चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, और उसके बाद तब आप पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये था मुख्य मैसेज जो कि मुझे आप लोगों को बताना था। और ये स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें कि आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की आवश्यकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि घबराहट में कोई भी गलत निर्णय ना लें, ना पार्टिसिपेट करें, ना एग्जिट करें। अगर करना भी है तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और अपने टीम के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके संपर्क में ज़रूर रहिए। अगर डर लग रहा है तो पोर्टफोलियो को छोटा कीजिए और मैनेज करने के तरीके को समझिए, और स्टडी ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही संकट की घड़ी है ऐसे लोगों के लिए जो अल्पकाल के लिए विशेष रूप से आए हुए हैं इकोसिस्टम में। चलिए एक बार प्राइस भी देख लेते हैं। तो प्राइस तो पता है लगभग हम लोगों का, जो अनुबिस ब्लॉकचेन का है वो $2 के आसपास आने वाला है, और उसी की प्रतीक्षा में हैं हम लोग। और ठंडा हो गया है, मालूम है आप लोगों को। जो आप देख रहे हैं ना कि 24 घंटे का वॉल्यूम है, ये बहुत ठंडा हो गया। बाइंग बहुत ज़्यादा, सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लोग ज़बरदस्त तरीके से बेच रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन अनुबिस ब्लॉकचेन पे अभी भी लिक्विडिटी के मामले में आप लोगों की बनी हुई है, 200 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडिटी है, 215 मिलियन की लिक्विडिटी है। तो मैं एक आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप में से बहुत सारे भाई लोग, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट भी हैं, तो वहाँ से भी कंपेयर कीजिए। हालांकि किसी एक प्रोजेक्ट में जहाँ पे कि सिर्फ एक टोकन है और वहाँ पे ट्रेडिंग होती है या एक्टिविटी होती है, वैसा प्रोजेक्ट तो ये नहीं है, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे कि बहुत सारे मल्टी कॉइन्स हैं या मल्टी टोकन्स हैं, और वो फ्लाईव्हील के ऊपर ये काम कर रहा है। तो वो जो इकोनॉमिक फ्लाईव्हील है, आर्थिक जो चक्र है, उसमें बहुत सारे टोकन, LGNS है, A है, GLGNS है, आगे आने वाले समय में ANB आएगा, फिर FGLGNS आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक फ्लाईव्हील के रूप में काम करता है। बट फिर भी अगर आप किसी दूसरे टोकन वाले प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है सर कि एक बार आप उनकी लिक्विडिटी को और उनके ट्रेजरी को ज़रूर चेक कीजिए, और अपने ट्रेजरी और लिक्विडिटी को भी चेक कीजिए। जबकि आपके प्राइस, जो LGNS का प्राइस है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे है। इनफैक्ट जो अपना फ्लोर प्राइस है उसके आसपास आ गया है, 25-50% और है, संभावना गिर सकता है। बट जब इस प्राइस पे है तब भी अगर अनुबिस ब्लॉकचेन पे 215 मिलियन की पूल लिक्विडिटी बनी हुई है, तो देखिए ज़्यादा दूसरे प्रोजेक्ट में कितनी लिक्विडिटी है, तब आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि फंडामेंटली आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांग है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप अपना निर्णय उसके हिसाब से शोध कीजिए और तब पार्टिसिपेट कीजिए। मैं एडवोकेटिंग नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रोजेक्ट का, मेरा वो लक्ष्य भी नहीं है। आप जहाँ पे भी आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जहाँ पे भी आप निर्णय लेते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का तथ्यात्मक एक तरीके से तार्किक विश्लेषण कीजिए, तब निर्णय लीजिए। आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। एक बार पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा पॉलीगॉन पे भी अभी कितना है हम लोगों के पास में, अभी वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त बनी हुई है। लिक्विडिटी हमारे पास 149 मिलियन के आसपास पॉलीगॉन पे बनी हुई है, तब जबकि हम लोग जानते हैं कि फ्लोर प्राइस पॉलीगॉन पे लगभग 1.90 है, मतलब $1 मान लीजिए आप। तो अब कितना गिर जाएगा, $1 और गिर जाएगा, फिर क्या होगा, बायबैक स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी फिर भी मेंटेन्ड है, 100 मिलियन से ऊपर लिक्विडिटी है। इसका मतलब तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सिस्टम कभी भी लोगों को बाहर निकलने से रोक नहीं रहा है। सिस्टम बाहर निकलने से तब रोकता जब इसके पास लिक्विडिटी नहीं होती। जब हम लोगों ने देखा था लिक्विडिटी 300-400 मिलियन डॉलर की थी, तब प्राइस $5-6 का था। अब तो वहाँ से प्राइस 70-80-90% तक टूट गया है। तब भी आपकी लिक्विडिटी अगर 150 मिलियन की बनी हुई है पॉलीगॉन पे, और लगभग $200 मिलियन की पूल लिक्विडिटी बनी है अनुबिस पे, तब भी लोगों को एग्जिट करने का पूरा स्कोप है। और आप देखिए ना सर, आपका रनवे भी देखिए, आपके डैशबोर्ड पे रनवे दिखाता है, उसमें भी 350 या 90 के आसपास का डे है। तब तक आपका इकोसिस्टम आपको APY दे सकता है। तो इतनी कैपेसिटी है। ट्रेजरी में देखिए कितने $1000 मिलियन हैं। तो इन चीज़ों का आकलन कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। एक बार GLGNS के प्राइस को देख लेते हैं कि GLGNS क्या है। तो GLGNS में भी एक बार सेलिंग आई थी, लेकिन फिर GLGNS यहाँ पे सपोर्ट लिया था और अभी 1,05,000 के आसपास बना हुआ है GLGNS।
तो ठीक है, ये तो मजबूत चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये सिंपल ट्रेडिंग करने वाला टोकन नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है जिससे कि सपोर्ट मिलता है इसको। LGNS बर्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचिए ना, आप LGNS में नुकसान हो रहा है, बट जिन लोगों को GLGNS मिला हुआ उनको लाभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इकोसिस्टम है वो नियंत्रित करता है, अपने प्रतिभागियों को भी, उनके पोर्टफोलियो को भी सुरक्षित रखने का ये मैकेनिज्म है। तो बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो एक्टिवेट होते हैं और आप लाभ या नुकसान कर पाते हैं अपना। एक बार क्रिप्टो करेंसी मार्केट की स्थिति देख लेते हैं। मार्केट परसों से थोड़ा कम हुआ है, 2.19 ट्रिलियन हुआ है, ये 2.20 से ऊपर हो गया था और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में 38 के आसपास आ गया है। तो ठीक है, मार्केट वैसा ही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन मार्केट कमज़ोर है, फियर जोन में है। तो ये चीज़ भी संभावित है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ अगर अच्छा न्यूज़ नहीं आएगा तो थोड़ा और ड्रॉ डाउन दिखा सकता है, बट ये तो बाज़ार का चक्र है, साइकिल है, ये चलता रहेगा। बट इसी बीच में हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को संभालने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नए अपडेट के साथ। आजकल मैं कुछ थोड़ा सा कल इंगेज था किसी काम में, इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, और विशेष रूप से कल बहुत ज़्यादा शेयर करने की चीज़ भी नहीं थी, तो मैं आप लोगों का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बहुमूल्य समय है आपका, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ मैं अगले अपडेट में आप लोगों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।